हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। जब भी हम रूरल एरिया की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एग्रीकल्चर, क्योंकि रूरल एरियाज में मेनली जो है इनकम का सोर्स है, लिवलीहुड का सोर्स है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की बात, लेकिन रूरल डेवलपमेंट में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलप करने से ही मात्र वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी, बल्कि वहाँ पे और भी कई तरह के जो फैसिलिटीज़ है, बेनिफिट्स है, वो वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने लाइफ को कंफर्ट बना सके, ईजी बना सके, लाइफ को डेवलप कर सके, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए इनको कौन कौन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे उनकी डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो आज हम बेसिकली रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि भारत का अभी भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन गाँव में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। अगर शहरों की डेवलपमेंट कर लिया है, अमीर और अमीर हो गए, लेकिन गाँव के अंदर जो डेवलपमेंट है वो अगर नहीं आएगी, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मैंने बताया आपकी, ताकि सोशली, इकोनॉमिकली उनको, रूरल एरिया के जो लोग हैं उनके लाइफ को डेवलप किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल डेवलपमेंट जब हम करने जाएंगे तो प्रोसेस मतलब तरीका, कैसे डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, किन किन सेक्टर्स पे सरकार को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, चाहे आपके पास कितनी भी फिजिकल एसेट्स क्यों ना हो जाए, फिजिकल रिसोर्सेज क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपके पास एफिशिएंट, स्किल्ड, ट्रेंड, नॉलेजेबल, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो सारे ही एसेट्स क्या होते हैं, यूजलेस हो जाएंगे। क्योंकि फिजिकल एसेट्स की जो वैल्यू है वो कौन इंप्रूव करेगा, कौन उसको यूज करेगा वाइजली, केयरफुली, ह्यूमन ही यूज करेगा। और ह्यूमन अगर स्किल नहीं होगा, टैलेंटेड नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, नॉलेजेबल नहीं होगा, तो वो जो फिजिकल एसेट्स है उसका भी 100% यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हमें किसे डेवलप करना है, ह्यूमन को, ताकि वो रिसोर्स बन सके, वो हमारे देश के एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है उसको करना है। तो ह्यूमन के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उनका हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, छोटी से छोटी बीमारी होती है, हॉस्पिटल इतने दूर होते हैं कि जहां तक पहुंचते पहुंचते ही क्या होता है कि लोगों की डेथ हो जाती है। बच्चे, आपको पता है कितनी बुरी हालत है, माल न्यूट्रिशन के शिकार है। वहाँ पे प्रॉपर स्कूल नहीं है जहाँ पर वो अपने एजुकेशन ले सके, अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सके, क्योंकि जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे, उनके पास मल्टीपल इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ की जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको सबसे पहले हमें इम्प्रूव करना है, ताकि जो इंसान है वो अच्छी लाइफ जी सके, अपने आप को डेवलप कर सके, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को फिजिकली ग्रो कर सके। तो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको दो चीज़ें रखना है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में, एजुकेशन और हेल्थ। दूसरा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता हो, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पक्के रोड नहीं है, वहाँ पे पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप नहीं है, तो इन बैंकिंग नहीं है। तो हमें सबसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, ताकि शहर से गांव तक उनको जोड़ा जा सके, प्रॉपर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, साफ पीने का पानी हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, ताकि वो अपने लाइफ को ईजी बना सके, कंफर्ट बना सके, और बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पढ़ने के लिए जा सके, लोग अपने जॉब के लिए जगह जगह जा सके। तो दूसरा आपको कहाँ पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से डेवलप करना है, ताकि वहाँ के लाइफ ग्रो हो सके, वहाँ की लाइफ को मूवमेंट मिल सके। तीसरा, लैंड रिफॉर्म। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारे देश की इतने बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, बट अभी भी जो प्रोडक्टिविटी की बात करें वो बहुत ही कम है। अभी भी जो लैंडलेस लेबर है, पीजेंट है, उनकी हालत बहुत बुरी है। रीज़न क्या है, जमींदारी सिस्टम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जमींदारी सिस्टम तो आपको पता है ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लैंडलेस लेबर है उनको बहुत ही कम रेट पर उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी उनको सोर्स है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे उनके पास ट्यूबवेल्स हो, ये सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है, ताकि जो फार्मर्स है उन लैंड में इम्प्रूव कर सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके। जो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, उसको बेचकर वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। और इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, उनका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगा, और जो पॉवर्टी है उससे वो ऊपर आ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉवर्टी एलिविएशन है, क्योंकि गरीबी आपको पता है सबसे बड़ा अभिशाप है, क्रश है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है कि गांव के अंदर
जो कर्ज है, पॉवर्टी क्या है, बेसिकली कर्ज जिसे हम अभिशाप कहती है, और गांव के अंदर आधे से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी में फंसे हुए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो सरकार को देखना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि लोग जो है, गरीबी का जो चक्र है वो देश में टूट नहीं रहा, उसको तोड़ा जाए। और जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, जैसे कि फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब सरकार को बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट पे या न्यूनतम रेट पे उसको प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब है कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी नए नए सेक्टर्स डेवलप किया जाए ताकि उनको जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो दूसरे सेक्टर्स में भी मिल सके। जैसे कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर हो गया। इन सब सेक्टर को जब डेवलप किया जाएगा तो फार्मर की इनकम जनरेट होगी, उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, पूरे साल भर उनको काम मिलेगा। तो इस तरह से इकोनॉमी को, रूरल एरियाज को डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है आपको याद रखना है, इसमें हेल्थ और एजुकेशन आएंगे, इसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें आएंगी। लैंड रिफॉर्म में कि किस तरह से लैंड को रिफॉर्म किया जाए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। पॉवर्टी एलिगेशन में सरकार को बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें ढूंढने पड़ेंगे, वहाँ पे हमें लगाने पड़ेंगे ताकि लोगों को पूरे साल भर काम मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूरल क्रेडिट। देखिए, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी की डिपेंड किस पे करते हैं, उनको टाइमली उनको पैसा मिले। जब किसानों को ज़रूरत हो पैसे की, उस टाइम पे उनको ईजिली, कन्वीनियंसली, चीप रेट पे उनको पैसा मिले ताकि वो अपने आप को, अपनी प्रोडक्शन को, अपने लैंड को रिफॉर्म कर सके। तो आपको ध्यान रखना है इसमें पहले कि नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट, कि आखिर रूरल क्रेडिट जो फार्मर्स होते हैं उनको किन किन चीज़ों के लिए पैसा जरूरी है। तो इसको हमने दो भागों में सिंपली बांट दिया है कि टाइम के बेसिस पे और दूसरा पर्पस के बेसिस पे। टाइम के बेसिस में फिर हमने इसको तीन भागों में बांटा है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको याद रखना है कि कोई भी लोन जब 15 महीने से कम के लिए होगा तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। इसमें बेसिकली फार्मर सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, या किसी ने को मतलब लेबर को हायर किया उनको वेजेस पे करने के लिए, इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए जो किसान है शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। मिड टर्म जो लोन होता है बेसिकली 15 महीने से ज़्यादा और 5 साल तक का होता है। और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है मोर देन 5 ईयर्स के लिए होता है, जिसमें लैंड रिफॉर्म करने के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, ट्रैक्टर के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली फार्मर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वो लोन लेती है। नेक्स्ट है पर्पस। देखिए, किसान के दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब कि उनको पैसा चाहिए ताकि वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके, लैंड में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो जिसके लिए उनको मशीनरी चाहिए, के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, एग्रीकल्चर के टूल्स के लिए, इन सब चीज़ों को जब उनको पैसा चाहिए तो दैट इज़ अ प्रोडक्टिव पर्पस। क्यों? इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके किसान अपने खेतों में इम्प्रूवमेंट करेगा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव का मतलब होता है, आपको पता है जो फार्मर्स होते हैं उनको जो सीड सोइंग और कल्टीवेशन के बीच में टाइम गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो इन बिटवीन उनको बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव मान लो किसी की बेटी की शादी है, किसी की डेथ हो गई, या कोई ओल्ड हमारा मतलब डेट है उसको हमें रीपे करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी किसान को टाइम पे टाइम पैसे की जरूरत होती है, जिसे हम नॉन प्रोडक्टिव कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए किसान को पैसे की चाहिए। अब उसके पास सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं बेसिकली, तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। जो ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ये लोग क्या होते हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं, इसमें मनी लैंडर, रिच लैंड लॉ, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हो गए। ये लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम करते हैं, ठीक है। इजीली उनको लोन दे देते, जान पहचान के होते हैं, ठीक है, उनको किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं करना पड़ता। बट आपको पता है कि कितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। कई बार ये 24% से लेकर 50% तक ये चार्ज करते हैं। अकाउंट्स में फ्रॉड, मैनिपुलेशन करते हैं। एक क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते नहीं किसान, एक बार उन्होंने लोन ले लिया तो लोन से ज़्यादा अमाउंट वो रिपे भी कर देते हैं, फिर भी वो कभी भी कर्ज के चुंगल से, डेट से वो बाहर ही नहीं आ पाते। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में देखा गया है। लेकिन फिर भी ये उनको ईजी लगता है, इसीलिए अभी भी हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर डिपेंड ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो चलिए कि पहले सबसे पहले मनी लैंडर। मनी लैंडर पता है जिसमें साहूकार वगैरह कहते हैं कि ये बहुत ही हाई रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, बट ये कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं करते, इजीली लोन दे देते हैं, लोन का वो पर्पज़ नहीं पूछते।
जब भी चाहिए तब भी उनको लोन दे देते हैं, लोन में टाइम प्रोसेसिंग में उनको टाइम नहीं लगता, इमीडिएट यानी कि बेसिक लैंड प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा रिलेटिव जो रिश्तेदार हम सभी जानते हैं, इसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ता और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको पैसा वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। ट्रेडर्स होता है जैसे कि फार्मर ने प्रोडक्शन किया, आगे वो उसको अपना जो क्रॉप है वो उसको सेल करेंगे। अब उन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, एडवांस में उनसे लोन ले रखा है, तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कि बहुत कम रेट पे, चाहे उनको अच्छे रेट ऑफ एजेंट से ना भी मिले, ट्रेडर से ना भी मिले, तो भी उनको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, उनको अपना जो क्रॉप है उनको बेचना ही पड़ेगा। वो आगे स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने लोन लिया है और लोन को जल्दी से जल्दी रिपे करने के लिए मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो ये जो सारे सोर्सेज होते हैं बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, उनको धोखा दिया जाता है, इसमें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूला जाता है। और एक बार अगर ये इन सब सोर्सेज में फंस जाते हैं तो कभी भी लाइफ लॉन्ग जिंदगी में कभी भी वो इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि इन लोगों का बेसिकली जो ध्यान होता है, जो नज़र होता है, उनकी ज़मीन पे होती है और जितना उन्होंने लोन लिया होता है उससे ज़्यादा भी रिपे करने के बावजूद भी वो बाहर लोन से कभी भी नहीं निकल पाते। इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट डेवलप किए हैं ताकि किसान इन सब चुंगल से बाहर निकल सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके, बहुत ही लो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन इजीली प्रोवाइड किया जा सके। तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्स है? सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट। ये जो होते हैं बेसिकली गांव के अंदर इन सब लोगों से बचने के लिए, इन सब लोगों से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए इस तरह के क्रेडिट को डेवलप किया गया ताकि बहुत ही ईजी रेट पे, ईजी इंस्टॉलमेंट पे वो अपना लोन रिपे कर सके। दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये क्या होता है कि लैंड के मॉर्गेज रखे, जैसे आपको पता हो कभी भी आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक आपको फ्री में तो लोन नहीं देगा, आपको अपने एसेट्स को मॉर्गेज रखना पड़ता है, उस मॉर्गेज के बेसिस पे आपको क्या करते हैं, वो लोन देते हैं। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक भी इसी तरह की रूरल एरियाज में है जहाँ पर बेसिकली जो कमर्शियल बैंक है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उनको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया ताकि फार्मर्स को ईजिली सस्ते रेट पर लोन मिल सके। तीसरा कमर्शियल बैंक क्रेडिट। वो हम सभी जानते हैं कि जो बेसिकली फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, उन सभी पर्पज़ के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया गया है। अब है कि गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि जैसे मान लो कभी किसान के क्या होती है कि फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, तो जिसके कारण की पूरी फसल खराब हो गई, तो सरकार उनको बहुत ही नॉमिनल रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अगले सीजन के लिए जो भी उनको इनपुट चाहिए उसको बाई कर सके और अपने फैमिली को जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा कर सके। तो बेसिकली कभी जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है उस टाइम पे इस तरह के लोन जनरली प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेबार्ड। नेबार्ड हम सभी जानते हैं, दिस इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। जितने भी कमर्शियल बैंक है या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक है, इन सब का जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है, नेबार्ड है। तो कितना लोन सैंक्शन करना है, कितने एरिया को कवर करना है, जो भी टारगेट दिया है, सारे कमर्शियल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, क्या वो अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उनके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, ये सब किसका काम होता है, नेबार्ड का ही काम होता है। उनके ऊपर सुपरवाइज करना, उनको देखना। ये भी रूरल डेवलपमेंट के पर्पस के लिए ही बनाया गया है ताकि किसान जो है, किसान के साथ साथ जो भी हमारे आर्टिशियंस हैं, लैंडलेस लेबर है, छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं, उन सभी के डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाए गए। एक आपको पता होगा रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसमें होता क्या है कि गांव के जो भी लोग होते हैं आपस में ग्रुप बना लेते हैं, 20, 25, 50 लोगों की, छोटे छोटे अपने जो जमा होते हैं उसको, सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और उसमें से मेंबर में से जो भी नीडी पर्सन होता है, जिसको भी पैसे की जरूरत होती है, उसको बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दे दिया जाता है और रीपे करने का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो भी बहुत छोटा होता है, वो धीरे धीरे उसको पे कर सकते हैं। और कभी कभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको बैंक से भी इनके बेसिस पे लोन उनको इजीली मिल जाते हैं। ये बेसिकली जो वुमेन्स है, औरतों के अंदर देखा गया है, वो छोटी छोटी सेविंग को करते हैं और बाद में छोटा मोटा कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट इस तरह के करते हैं। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इनके फायदे क्या है? एक तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा, किसी तरह का फ्रॉड या मैनिपुलेट नहीं करते। तीसरा, इनका बहुत ही ईजी रिपेमेंट जो होते हैं, इंस्टॉलमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो आपको पे किया जा सकता है। चौथा, इसमें जो किसान होते हैं वो सेफ होते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भी बहुत है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बहुत करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो किसान होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ नहीं आता और वो ज़्यादातर इसी सोर्स की तरफ भागते हैं। तो हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूरल बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम हम जानते हैं क्या क्या है और इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है।
क्योंकि क्यों किसान इतने सारे बैंक ओपन होने के बावजूद भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे क्यों ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्यों वो भागते हैं। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, किसानों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, कि रूरल एरियाज में जो बैंकिंग है वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, जिसके कारण जो किसान है हमारे बेसिकली मोटिवेट नहीं होते इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। तो सबसे पहला है कि इनसफिशिएंसी, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायर है गांव में डेवलपमेंट के लिए पैसा जितना चाहिए, जितने किसानों को लोन सैंक्शन होना चाहिए, उतना सरकार के पास अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया गया, ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया गया, ऐसे कोई रोड मैप ही नहीं बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब किसानों को लोन मिल सके। उसमें कुछ ही 10-20-50% ही किसान आते हैं, बाकी जो 50% है फिर उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा, इनएडवोकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि बहुत सारे अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब बैंकिंग नहीं होगा, कोई रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सोर्स ही नहीं होगा, तो वहाँ के लोगों को अपनी प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों को पूरा करने के लिए जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ता है, उनके एक्सप्लॉयटेशन से वो बाहर नहीं निकल पाते। तीसरा है कि लेस अटेंशन पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, ये चीज़ बैंक के लिए बहुत पॉपुलर है कि भैया बैंक हमेशा उन्हीं को लोन देता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है। गरीबों के लिए बैंक कहते हैं हम बने, बट गरीबों को वो पैसा देते ही नहीं है। समझ में, वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो गरीब है वो पैसा लेकर वापस नहीं देंगे। जबकि आपने देखा कि बड़े बड़े अमीर विजय माल्या, नीरव मोदी, उन्होंने भी कितना पैसा लिया और बाद में वो बैंक को फ्रॉड करके चले गए। बट वो अमीर थे, रिस्पेक्टेबल थे, तो उनको ईजिली लोन उनको मिल जाता है। बैंक उनके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं करता, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो लैंडलेस लेबर है, जिनको सच में पैसों की ज़रूरत होती है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो उनके पर ध्यान नहीं दिया तो उनको इग्नोर किया जाता है। उनको लोन देने के इतने डिफिकल्ट मेथड बताए थे कि लोग जो है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे फिर वो डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ग्रोइंग ओवर ड्यूज। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है कि देखिए बैंक है, अगर बैंक को पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, बैंक के ओवर ड्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, तो बैंक को बंद करके भागना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारे देश में किसानों की प्रॉब्लम होती क्या है, चलिए किसान ने इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन तो ले लिया, बट उनको हमेशा रहता है कि जो आने वाली नई सरकार होगी किसी ना किसी तरह से ऐसी पॉलिसी बनेगी और उनका जो भी कर्ज है, जो लोन है, वो माफ़ हो जाएगा। और इसीलिए वो लोन लेने के बाद कभी लोन के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं करते, और इस उम्मीद में कि कोई ना कोई सरकार आएगी और उनके सारे लोन को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। और इस उम्मीद में उन्होंने कभी लोन वापस ही नहीं किया। ऐसे करते करते होता है क्या है कि बैंकों के ऊपर जो लोन होता है वो ओवरड्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। बैंक इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि बैंक का खुद का पैसा होता नहीं, हम सभी जानते हैं। बैंक ने आगे से भी किसी का पैसा ले रखा होता है, उसी बैंक को आगे, उसी मनी को आगे वो फर्दर प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आगे लोगों को लोन एडवांस से प्रोवाइड करता है। तो बैंक को जब आगे से रिटर्न नहीं मिलेंगे, जब बैंक का पैसा वापस ही नहीं आएगा, तो बैंक अपने कस्टमर को कैसे पैसे वापस करेगा। और इसीलिए बैंक की जो ओवरड्यूज बढ़ने के कारण बहुत सारे बैंक होते हैं वो फेल हो जाते हैं और रूरल एरिया में या लोगों को लोन देना पसंद नहीं करते। तो इसमें किसानों को समझना पड़ेगा, उनको मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा कि बैंक से आपने जो लोन लिया है, छोटी छोटी सेविंग करके, छोटी छोटी बचत करके, अब धीरे धीरे कम इंस्टॉलमेंट पे आप उनको पैसा वापस करो। वापस रिटर्न करने की जब उनकी हैबिट बढ़ेगी तो ही सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो पाएगा। तो ये सारे हमारे जो बेसिकली हैं वो हमने रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ा, उनके मेरिट्स पढ़े, डिमेरिट्स पढ़े। अब जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है एग्रीकल्चर सेक्टर की कि प्रॉपर उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। इसीलिए जितना पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, ग्रो के लिए, इनकम के लिए, उतना इनकम उनसे हो नहीं पाता। तो अब जरूरत है हमें इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। तो पहले हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब समझते थे। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी गुड्स बनाते हैं, उनकी वो मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को ये सब पता भी नहीं है कि ये सब चीज़ें भी होती है, तो किसानों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो कह रहा है इज अ प्रोसेस दैट द इन्वॉल्व, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उनके पास प्रोडक्शन है उसको पहले असेंबल करना पड़ेगा, उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे मिलकर मार्केटिंग के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स तो बना लिया, लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप शहरों तक अपने गुड्स को बेच पाओ, ठीक है, क्योंकि रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। तो ऐसे में किसान क्या करते हैं, अपनी गुड्स को बहुत ही कम रेट पर, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, कमीशन
एजेंट्स होते हैं उनको वो बेच देते हैं और वो आगे इसको दुगने तिगने कीमत पर बेचते हैं। तो बेचारे किसान जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना पूरा साल लगाया, उनको एक छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है अपने प्रोडक्शन का। दूसरा, कई बार होती क्या है, गुड्स की मार्केट में डिमांड नहीं है, अच्छा उनको प्राइस नहीं मिल रहा, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, गोडाउन नहीं है कि वो स्टोर करके रख सके और जब उनके गुड्स की सही कीमत मिलेगी तब वो बेच सके। ठीक है। दूसरा, हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको ग्रेड करना नहीं आता है, देखिए इनकी अच्छी क्वालिटी के, मिडिल क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के, वो सारे एक साथ ही बेचते हैं और लोअर क्वालिटी पे जो है ट्रेडर्स हमसे खरीद लेते हैं, बाद में उनको ग्रेडिंग करके अलग अलग पैकिंग करके असेंबल करके फिर वो उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रेट पर उनको बेचती है। तो किसानों को ये सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है, तो इसके लिए जरूरत है किसानों को मार्केटिंग बताया जाए, सिखाया जाए। जिस तरह से दूसरे गुड्स की मार्केटिंग होती है उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की भी मार्केटिंग उनको समझाया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सके और सरप्लस को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा वो कमा सके। बट प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स की कि क्यों वो एग्रीकल्चर मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाते? तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे उन्होंने क्या ले रखा होता है, कर्ज लिया होता है प्रोडक्शन करने के लिए, कई इरिगेशन के सोर्स के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। अब उनकी प्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन मार्केट में उनको सही रेट नहीं मिल रहा होता, तो भी उनको जबरदस्ती क्या इनको बेचना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनसे लोन ले रखा है, जैसे मतलब डिस्ट्रेस सेल, जबरदस्ती उनको सेल करना पड़ता है, ताकि जिसके कारण वो अपने प्रोडक्शन को अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, वो बाजार तक जाने में अनेबल हो जाते हैं। दूसरा, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए हमारे यहाँ पे किसान, आपको पता, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास सोर्सेज नहीं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता उनकी प्रोडक्शन की इस टाइम पे क्या डिमांड है, क्या प्राइजेस चल रही है। और जब आपको अपने गुड्स के डिमांड नहीं पता होंगे, प्राइजेस नहीं पता होंगे, तो जो दूसरा कहेगा, जो भी उनको ट्रेडर्स बताते हैं या बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स बताते हैं, उनकी बातों पे ट्रस्ट करके उनको कम रेट पे सामान को बेचना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार क्या करे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जगह जगह पे ऐसी इन्फॉर्मेशन दे, ताकि अगर किसी भी किसान को अपनी गुड्स की वैल्यू पता होगी कि इतनी उसकी मार्केट में रेट चल रहा है, तो उससे कम पे कभी भी नहीं बेचेगा। बट किसानों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तीसरा, लैक ऑफ द फाइनेंस। ये तो आपको पता है किसानों की शुरू से ही बहुत बड़ी समस्या रही है कि किसानों के पास पैसा होता नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत जगह पे डेवलप किए गए हैं, बट वो मार्जिनल या पुअर किसानों को बेसिकली वो अटेंशन नहीं देते, उनको लोन देना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत से किसान लोन तो ले लेते मगर वो वापस करना जानते ही नहीं है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना पड़ता है, साहूकार महाजन के पास फिर जाना पड़ता है और फिर उनको लोन के कारण बहुत ही सस्ते रेट पर उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी। मान लो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने पैसे से प्रोडक्शन किया है, ठीक है, अभी मार्केट में अच्छी रेट नहीं चल रही, बट उनके पास कोई गोडाउन ही नहीं है, स्टोरेज ही नहीं है, ताकि गुड्स को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सके और जब उनको अच्छी कीमत मिले तब वो उसको बेच सके। तो ऐसे में होता क्या, वो स्टोर भी करते तो 20-30% क्या होता है उनके पास मॉइस्चर कारण चूहे खराब कर देते हैं। ऐसे में इनसे अच्छा उन्हें लगता है कि आज ही बेच ले, जो रेट मिल रहा है, वरना उनके लिए फूड को स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्दी बन जाता है। लैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। देखिए गांव में प्रोडक्शन होता है क्योंकि सभी फार्मर्स होते हैं, वो गुड्स बेसिकली शहर जाते हैं वहाँ पे बिकने के लिए मार्केट में, बट उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्रॉपर रोडवेज नहीं है, अगर ट्रांसपोर्टेशन है भी तो इतने एक्सपेंसिव है कि जब वो मार्केट में लेकर जाते हैं तो उनको कोई फायदा ही नहीं होता। इसीलिए वो गाँव में ही बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनको ही वो सस्ते रेट पर बेच देती है। तो सरकार को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, जो भी ये प्रॉब्लम्स है उनको समझना पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट वेयर हाउसेज बनाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक किया जाए, रोड को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सोर्स है उनको डेवलप किया जाए, उनको किसानों को मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करके किसानों को सही रेट उनको मिल सके। कि हमारे देश में जो किसानों की स्टेटस है, आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। आज किसान इतने आत्महत्या करे, जगह जगह पे आप लोग न्यूज़ देखते हो, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। तो ये सब क्यों? जितने जैसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जैसे दूसरे सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो ज़रूरत है ये सेक्टर को भी कमर्शलाइज किया जाए, इसमें भी इम्प्रूव किया जाए, ताकि किसानों की लाइफ और इनकम दोनों ही इम्प्रूव हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, जो मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सरकार कैसे दूर कर सकती है। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट, एक ऐसा मार्केट बनाया जाए। आपको पता होगा आज़ादी से पहले हर एक मार्केट में अलग डिफरेंट वेटिंग सिस्टम था, तो वेट को यूनिफॉर्म किया जाए, एक जैसा बनाया जाए, रेगुलेटेड मार्केट हो, उसमें नियम हो, कानून हो, सुपरवाइज किया जाए, सरकार के ऑफिसर हो, वो चेक करे कि उनको सही रेट मिल रहे नहीं मिल रहे। तो इस तरह के मार्केट रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है,
ताकि किसानों को सही रेट उनको मिल सके। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए, पावर के, इरिगेशन के, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों को डेवलप करना चाहिए ताकि किसान अपने प्रोडक्शन को शहर में ले जाकर मार्केट में अच्छी रेट पर बेच सके और जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, उनको उचित रेट उनको मिल सके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग आप समझते हो कि जब बल्क में कोई भी सामान खरीदा जाता है उसमें बार्गेनिंग का कैपेसिटी होती है, किसानों को अच्छा फसल, अच्छी इनकम मिल जाती है। नेक्स्ट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एमएसपी हम सभी जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट किसानों को एश्योर कर देती है कि अगर आप पर्टिकुलर एक रेट पे, कि ये इतने रेट से आपको कम अपने प्रोडक्शन को नहीं बेचना है, अगर कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा तो सरकार उसको खरीद के बफर स्टॉक में रख लेगी ताकि किसानों ने जो इतना पैसा लगा है प्रोडक्शन में, इतने, वो उनको मिनिमम इतना तो मिल जाए ताकि उनकी जो बेसिक ज़रूरतें वो पूरा हो सके, जिसे एमएसपी कहते हैं। उसके बाद आपको पता है मेंटेनेंस बफर स्टॉक, आपको पता होगा कि बहुत टाइम पे ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ आएगी, जैसे भी कोरोना टाइम आ गया, तो ये देश में ऐसी विपदाएं आती रहती है, तो इसी में सरकार क्या करती है कि एमएसपी भी खरीद के उनको बफर स्टॉक में रख लेती है और जब उनको ज़रूरत होती है, मान लें कहीं पे बाढ़ आ गया, कोई भी सुनामी आ गई, तो वहाँ पे बफर स्टॉक में निकाल के उनको दे सकती है। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, राशन आपने सुना होगा, सरकार के अंडर में ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके सरकार इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। जैसे हमने स्टोरेज पढ़ा था, तो सरकार को यहाँ पे वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, सरकार को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। लैक ऑफ फाइनेंस है, तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन सोर्स है वो एक्टिवली काम करे, किसानों को मोटिवेट करे कि जो भी लोन है उनको वापस भी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन सैंक्शन किया जाए, ठीक है। उसके बाद मार्केट की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। ये सारे चीज़ों को अपनाकर जो भी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, इन सबको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केट चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा कि किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए ये सारे अल्टरनेटिव चैनल्स है, जिसमें है कि ओरिजिन ऑफ फार्म मार्केट्स, फार्मर्स मार्केट, इसमें फार्मर्स खुद मार्केट में जाके अपने सामान को उचित रेट पर बेच सकते हैं। जितने मिडल मैन होते हैं, जितने मीडिएटर्स होते हैं, उसको पूरी तरह से हटा के डायरेक्ट किसान जो होते हैं, जो फाइनल अल्टीमेट कंज्यूमर है, वहाँ तक उनको बेच सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अपनी मंडी, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कि किसान अपने प्रोडक्शन को डायरेक्टली अपने मार्केट में जाकर बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है कि अलायंस विथ नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि बेसिकली इस सेक्टर में आ रही है। जैसे आपने सुना होगा रिलायंस फ्रेश का नाम सुना होगा, बिग बास्केट, ग्रूफर, ये सब कंपनियां क्या करती है, इन बड़े बड़े लेवल पे गुड्स को बेचती है। जो भी फूड प्रोडक्शन होता है, फूड के चीज़ें होती है, तो ऐसे में वो डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए उनको पहले से एडवांस लोन दे सकते हैं, या जो खरीफ फसल होती है या मार्केट में जो भी उनके तैयार क्रॉप होता है उसको डायरेक्टली बाई कर लेते हैं, और जैसी क्वालिटी वो चाहते हैं उस क्वालिटी के हिसाब से किसान उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो इस तरह से जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनीज है, उनके साथ टाई अप करके भी किसानों की जो इनकम है वो इम्प्रूव हो सकती है। आप लोगों ने एक सुना भी होगा पीछे कि एक आईआईटी बंदा था, ठीक है, आईआईटी करना आपको पता अभी भी हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसने आईआईटी क्रैक किया, बहुत ही गरीब घर का बच्चा था, पढ़ाई किया, अच्छे रैंक लेकर आया, अमेरिका गया, साल 2 साल काम किया, जॉब छोड़कर फिर वो इंडिया आ गया, और इंडिया आकर उसने राजमा उगाने का काम किया। तो लोगों ने कहा कि ये पागल है, भैया इतना पैसा लगाया, अमेरिका को जॉब छोड़कर यहाँ पे वो खेती करने के लिए आया। क्योंकि हमारे देश में होता क्या है कि खेती, एग्रीकल्चर बेसिकली उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या कोई उनके पास और दूसरा काम वो नहीं कर सकते, तो वही बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। बट ऐसा नहीं है। तो उस आईआईटी इंजीनियर ने, क्योंकि पढ़ा लिखा था, उसको नॉलेज था, उसने बड़े लेवल पे राजमा प्रोडक्शन किया, और वो इतना, मतलब सोचो कि करोड़पति आ जाओ बंदा। तो कोई भी सेक्टर खराब नहीं होता, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिकली लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके इनकम को बड़ा किया जा सकता है। तो आज हमें ज़रूरत है किसानों को भी इस तरह मोटिवेट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और इसमें सरकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आई होप आपको आज का 2 टॉपिक था हमारा रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हमने फाइनेंस और जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इसको कवर किया है। 2 टॉपिक हमारे और बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। बाकी नोट्स के लिए आप लोग विनिंग क्वेस्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं।